देश भर में 74वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। रेवाड़ी में गणतंत्र दिवस पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। देश भर में 74वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। गणतंत्र दिवस समारोह पर गुरुवार को पहली बार केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपने गृह जिला रेवाड़ी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। मुख्य अतिथि राव इंद्रजीत ने खुली जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने देशभक्ति सांस्कृतिक से ओतप्रोत प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। वहीं कोसली में विधायक राकेश दौलताबाद व बावल में संजय सिंह ध्वजारोहण किया। गणतंत्र दिवस को लेकर पूरे जिले में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। मैं डॉक्टर प्रदीप यादव, डॉक्टर प्रदीप हॉस्पिटल व हमारे जो सारे स्टाफ हैं उनकी तरफ से रेवाड़ी के देश के सभी भाइयों माता बहनों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और बिना रोग के अपनी ज़िंदगी गुजारें। आज हम जो अपने देश में जो ज़िंदगी जी रहे हैं, खुशहाल जी रहे हैं, ये सब हमारे फौजी भाइयों के कारण और जो स्वतंत्रता के लिए जो संग्राम में जिन लोगों ने हिस्सा लिया उनकी वजह से ही आज हम एक बहुत ही बढ़िया ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। मेरी तरफ से व मेरे अस्पताल की तरफ से सभी रेवाड़ी वासियों और देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर मैं अभी सभी ग्रामवासियों को और क्षेत्रवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दूँगा। मैं चाहूँगा सभी खुशी से गणतंत्र दिवस पर अपने अपने घरों पर झंडा लहराकर खुशी से गणतंत्र दिवस मनाएं और सब मिलजुल कर रहें। ग्राम पंचायत की तरफ से हम संदेश देना चाहेंगे, ये राष्ट्रीय पर्व पर हम सब एक शपथ लें। एक तो भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए पूरा प्रयास करें अपने अपने गाँव से, और गांव में साफ़ सुथरा स्वच्छ बनाने के लिए पूरा गांव को प्रयास करें। दोबारा से मेरी तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मौके पर राव इंद्रजीत ने अपने संबोधन में कहा कि आज शहीदों को नमन करने का दिन है। 75 वर्षों में भारत विश्व की आर्थिक ताकत बनने की ओर अग्रसर है और अगले 25 सालों में भारत विश्व गुरु बनेगा। अपने 20 मिनट के भाषण में उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों को गिनाया और देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय योजना, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। वहीं उपमंडल बावल में आयोजित होने वाले समारोह में सोहना से विधायक संजय सिंह तथा उपमंडल कोसली में आयोजित होने वाले समारोह में बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद ध्वज फहराकर मार्च पास्ट का निरीक्षण करते हुए परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार शहरी निकाय के सफाई कर्मचारियों की टीम द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बेहतरीन प्रस्तुति दी गई, जो आकर्षण का केंद्र रही। एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहचान को दिखाते हुए विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रतिभागियों द्वारा देशभक्ति व हरियाणवी संस्कृति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते हुए देशभक्ति का संचार किया। बता दें कि पिछली बार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बावल में ध्वजारोहण किया था, जबकि उनके धुर विरोधी नागल चौधरी से विधायक डॉक्टर अभय सिंह को रेवाड़ी मुख्यालय पर ध्वजारोहण के लिए मुख्यातिथि बनाया गया था, जिसके बाद राव समर्थकों में अंदरखाने सरकार के फैसले की नाराजगी भी देखने को मिली थी। लेकिन इस बार केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को ही मुख्यालय पर मुख्यातिथि बनाया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों व युद्ध वीरांगनाओं को मुख्यातिथि की ओर से सम्मानित किया गया। समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां निकाली गई, जो सरकार की विकासात्मक गतिविधियों को समर्पित रही। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों व सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर एडीजी पीएम रवि किरण, डीसी अशोक कुमार गर्ग, एसपी राजेश कुमार, एडीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल, डीएमसी सुबिता ढाका, एसडीएम होशियार सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष हुकुम सिंह, जेजेपी जिला अध्यक्ष विजय पंच,
जेजेपी प्रदेश सचिव श्याम सुंदर सब्रवाल, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। हरियाणा पुलिस पीएसआई अनिल कुमार, हरियाणा पुलिस एसपीओ पीएसआई राजेश कुमार। जोरदार तालियां हरियाणा पुलिस की सज धज देखते ही बन रही। पीएसआई सुनीता का प्रेरक प्रतिनिधित्व और इसकी अनुपालना करते हुए ये स्वर था प्लाटून कमांडर सुधीर कुमार, होमगार्ड्स की बेहतरीन टुकड़ी। कैडेट उत्तम सिंह, सैनिक स्कूल कोटड़ा, भावी सैन्य अधिकारी हैं इस टीम में। आपकी जोरदार तालियां हैं, इनको शुभकामनाएं दें। और हमारी बेटी कैडेट सपना इस समय तिरंगे को प्रणाम निवेदित करती हुई माननीय मंत्री महोदय उत्साहवर्धन करते हुए, सलामी ग्रहण करते हुए इन बेटियों का जज्बा देखते ही बनता है। केएलपी कॉलेज से कैडेट कृत, एनसीसी सीनियर बॉयज और ये स्वर हमारे एकमात्र जवाहर नवोदय नेहचाना के स्काउट ट्रुप का स्काउट हेमंत इस समय मुख्यमंत्री के सामने से, और प्रजातंत्र की प्रहरी गर्ल्स गाइड की मिलीजुली भूमिका में हमारी बेटियां सामाजिक क्रांति की संवाहिका बनते हुए घर घर जन जागृति अभियान छेड़ती हुई गाइड छवि के साथ कि हम कानूनी साक्षरता के पक्षधर, पोषक और सजग प्रहरी बने। और ये बेहतरीन भव्य परेड मैं उपायुक्त महोदय से आग्रह करूंगा कि स्वतंत्र आप सभी को आज का दिन मुबारक। जैसा कि आप जानते हैं, आज़ादी प्राप्त करे हमारे को 75 साल हो गए, और आज़ादी के दौरान और आज़ादी के एकदम बाद जिस देश के अंदर एक सुई भी नहीं बना करती थी, आज उस देश के अंदर अंतरिक्ष के अंदर सैटेलाइट भेजी जाती है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो 5000 किलोमीटर तक मार करती हैं, ये आज के दिन हमारे देश के अंदर बनने लग रही है। और आजादी के संवाददाताओं ने जब गुलामी की जंजीरें तोड़ी तो उन्होंने सोच विचार करके ये तय किया कि हम प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का एक रास्ता अपनाएंगे। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पैदा हुआ जिसके अधीन आज के दिन हम और आप सरकार को चुनने में अपना अपना योगदान देते आए हैं। जो लोग 40 साल की उम्र के हैं या उससे अव्वल उम्र के हैं, उन सबको मालूम है कि 2014 से पहले किस दौर के ऊपर अनेक दशकों के अंदर हमारी सरकारें गठजोड़ के माध्यम से चला करती थी। नया नया प्रजातंत्र था, उसको मैच्योर होने में समय लगता है, और वो मैच्योर की तरफ जब बढ़ा, जब सन 2014 के अंदर देश की जनता ने दोबारा से एक पार्टी को सत्तासीन करने के अंदर अपना योगदान दिया, मेजॉरिटी दी, और इन 8 साल के अंदर जो पहली 5 साल थे उसके अंदर और उसके अपना दूसरे 5 साल के जो आज के दिन चल रहे हैं,
इसके दौरान एक जो हमारी शरीर के अंदर कांटा पैदा हो गया था, जो आजादी के बाद बार बार रखता रहता था, मवाद पैदा हो गया करती थी, वो कांटा कश्मीर जो हमारे से अलग होना चाहता था, देश की चुनी हुई सरकार ने हमेशा के लिए निकाल करके फेंक दिया और आज के दिन कश्मीर हमेशा के लिए हमारे भारतवर्ष का हिस्सा बन गया। और जब हम देश की बात करते हैं, 75 साल किसी देश के लिए बहुत छोटा अरसा होता है, लेकिन फिर भी हम अगर देखेंगे तो हमने इन 75 साल के दौरान विश्व के अंदर अपनी उपस्थिति दर्जाई है। आज इस साल के अंदर विश्व G20 मुल्क को भारत को अपना प्रधान बनाए हुए एक साल के लिए सितंबर तक यहां पर तशरीफ लाएंगे। और ये G20 ऐसे मुल्क हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर के 80% विश्व की आर्थिक स्थिति होती है। और सोचने वाली बात यह भी है कि पहले तो हमारे को कायदा सिखाया करते थे जो समृद्ध मुल्क हैं कि तुम इस तरह से अपने ढांचे को चढ़ाओ, बनाओ, जब आप अग्रसर होंगे। लेकिन ये पहली बार है कि 3 डेवलपिंग मुल्क इस G20 की अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्षता के नीचे, भारत की अध्यक्षता के नीचे 3 मुल्क एक कमेटी बना करके ये फैसला करेंगे कि G20 के अनेक मुल्क किस रास्ते के ऊपर इस आने वाले साल के अंदर चलेंगे। भारत तो अध्यक्ष होगा, इंडोनेशिया जो पुराना अध्यक्ष था पिछले साल वो उसका सदस्य होगा, और ब्राजील जो आने वाले साल के अंदर इसका अध्यक्ष बनेगा। इन 3 की कमेटी बनाई जाएगी। और ये पहली बार है हमारी आजादी के बाद, और मैं समझता हूं अनेक सालों के बाद, कि तीनों डेवलपिंग कंट्रीज को मिल करके ये एक खिताब मिला है। ये देश के लिए फख्र की बात है। और कहते हैं कोई देश अगर तरक्की करना चाहता है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल होना चाहिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रोड्स होंगे, रेल रोड्स होंगे, आने जाने की सुविधा होगी, मुल्क तरक्की कर पाएगा। एक कोने से दूसरे देश के कोने में जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी तो लोग जाएंगे, धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे और देश समृद्ध बनेगा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने रोड्स के ऊपर खासा ध्यान दिया है। हरियाणा छोटा सा एक प्रांत है, लेकिन अगर नारनौल से कोई चंडीगढ़ जाना चाहता है तो दूसरे सिरे पे पड़ता है, सारा दिन लग जाता है। एक ट्रांस हरियाणा हाईवे भारत सरकार ने मुकर्रर किया। 9,000 करोड़ का यह हाईवे नारनौल से और चंडीगढ़ का फासला छोटा कर देता है। जहां 8 घंटे लगा करते थे चंडीगढ़ पहुंचने के लिए नांगल चौधरी के किसी व्यक्ति को, तो आज के दिन 3.5 घंटे और 4 घंटे के अंदर अंदर वो अपने गांव से, अपने शहर से गाड़ी में बैठ करके चंडीगढ़ पहुंच सकता है। 2,200 करोड़ रुपए का भिवाड़ी नारनौल हाईवे तय किया गया। पाली गोठड़ा के अंदर थोड़ा बहुत काम रह गया है बकाया, नहीं तो यह भी ऐसी जगह बन गई है
जैसी अमेरिका के अंदर रोड होया करती थी, इस तरह का रोड आज के दिन बन गया। जो गया कभी नारनौल उसको दिखाई देगा। रेवाड़ी पटौदी गुड़गांव एक नेशनल हाईवे एक और मंजूर किया है भारत सरकार ने। और इसी के साथ साथ हम यहाँ रेवाड़ी के अंदर आज के दिन बैठे हैं। रेवाड़ी के बीचों बीच ठेले जाते हैं। शहीदों की जो इमारत है उनकी इर्द गिर्द जो दायरा है उसको तोड़ते हुए जाते हैं। तकलीफ सभी को होती है। आज के दिन यहां खड़े होकर के मुझे खुशी हो रही है कि रेवाड़ी, नारनौल और झज्जर बाईपास मुकम्मल होने के अंदर ही होने के लिए ही थोड़ा बहुत समय और लगेगा। शायद गर्मियों से पहले पहले ये भी चालू हो जाएगा। रेलवेज अंग्रेज हमारे को देके गए थे अपनी सुविधा के, कलकत्ता से, मद्रास से, मुंबई से दिल्ली आने के लिए। इसका विस्तार नहीं हुआ था और जो संपत्ति यहां पर प्राप्त करते थे, जो धन यहां से लेकर के जाते थे, वो इन मुंबई, कांडला, कलकत्ता, मद्रास इन पोर्ट्स के माध्यम से किश्ती में डल करके और सीधा इंग्लैंड चला जाया करता। आज के दिन अगर हमारे देश ने बड़ी उपलब्धि रेलवेज के अंदर करी है तो 2 डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर्स तय किए। काम चल रहा है, खत्म भी हो जाएंगे, शायद इसी साल के अंदर हो जाए। 1 लाख करोड़ रुपए से अव्वल तो ईस्टर्न डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर है। 1.5 लाख करोड़ के करीब वेस्टर्न डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर है, जो यूपी की दादरी से लेकर के हरियाणा की धरती के ऊपर से चलता हुआ गुजरात मुंबई जाता है। जब यह मुकम्मल हो जाएंगे और इसका फायदा तो आज के दिन भी दिखाई दे रहा है। जहां पर कंटेनर डिपो हैं, जिन लोगों की वहां पर जमीनें थी, उनको आज के दिन शेड्स बना करके अच्छा खासा पैसा मिलने लग रहा है। और जब ये चालू हो जाएगा तो रोड के ऊपर जितनी सड़कों के ऊपर भीड़ लगती है, मैं समझता हूं कि ये आधी हो जाएगी। आज मैं चर्चा करना चाहता हूं भारत की आजादी के टाइम की उम्र की। 50 साल जो पैदा होता था, उम्मीद ये करता था कि 50 का टफ लू। महिलाएं कई बार 52 की हो जाती, 53 की हो जाती, लेकिन आमतौर के ऊपर आदमी 50 साल के ऊपर भगवान को प्यारा हो जाएगा। और कहावत भी बन गई कि जो बचे कुचे रह जाते हैं, अगर 60 साल के हो जाते हैं तो किसी लायक नहीं होते, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कहते हैं सठिया गया। आज के दिन 70 साल का तो मैं हो गया। अब मेरे साथ बैठे हुए पीछे आगे पीछे कई लोग होंगे जो 50 साल तो टप लिए, 60 साल भी टप लिए। आज सेहत पहले की निस्बत बेहतर है क्योंकि हमारे पास मेडिसिन आ गई, उपलब्ध हो गई है। और हमारे इस सरकार के माध्यम से पिछले दिनों के अंदर एक बड़ा तोहफा मैं समझता हूं हम सबको मिला है। आयुष्मान भारत के तहत 10-12 करोड़ कुंबे, 40 से 50 करोड़ लोग अगर चाहें तो 5 लाख तक का अपनी चिकित्सा के ऊपर खर्च कर सकते हैं। जेब से कुछ नहीं लगेगा, भारत सरकार का। और ये जो आयुष्मान भारत है, इसके माध्यम से पिछले 4-5 साल के अंदर कोविड भी आया, कोविड भी है, कोविड चला भी जाएगा, लेकिन अनेक बीमारियां और हैं जो हमारे को सताती आई है। ये सारी की सारी बीमारियों का मर्ज इलाज आयुष्मान भारत के माध्यम से देश की कम से कम आधी जनता को तो कम से कम हो ही सकता है। जो समझ रखते हैं हमको जरूरत नहीं।
चिकित्सा गांव के लेवल के ऊपर, चिकित्सा शहर, छोटे छोटे मोहफसील शहरों के जगह के ऊपर बहुत कम होती थी। 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेज भारत सरकार ने पिछले दिनों के अंदर मंजूर किए हैं। और सौभाग्य हमारे रेवाड़ी वालों का यह है कि उनमें से एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हमारे जिले के अंदर, माजरा के अंदर भी स्थापित होने जा रहा है, जिसका मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही शिलान्यास हो जाएगा प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। हरियाणा जब अलग हुआ पंजाब से, तो लोग कहा करते थे कि हरियाणा कैसे अपने खर्चे पूरे करा करेगा, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर सिर्फ खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, 70%, 80% लोग यहाँ पर खेती बाड़ी के लिए जुटे थे। तो आम सुविधाओं के लिए हरियाणा के पास सब यही सोचा करते थे कि सुविधा पैसा नहीं होगा। लेकिन आज के दिन चाहे हमारा किसान हो और चाहे हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, और उसके अंदर अगर देखा जाए तो गुड़गांव और दक्षिणी हरियाणा सबसे अव्वल निकलता है कि हमारे इस क्षेत्र से जो सूखा हुआ करता था, पानी की भी सुविधा यहाँ पर नहीं हुआ करती थी, ना नहर आया करती थी, यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग गई। खेती बाड़ी करने वाले सब कोविड के दौरान सब के सब इंडस्ट्रियलिस्ट फेल हो गए। और अगर किसी ने भारत की माली हालत संवारे रखी तो हमारे देश के किसान ने और हमारे हरियाणा के किसान ने देश की माली हालत सुधारे रखी। हम डूबे नहीं, क्योंकि किसान डूबे। और आज उनकी यह योगदान देखते हुए, बाप के पास 4 एकड़ थी, 4 बच्चे हो गए, 1-1 एकड़ नसीब आई बच्चों को। आज के दिन 1 एकड़ के ऊपर कोई खेती बाड़ी करे पड़ता नहीं खा। 6,000 रुपया सालाना किसान सम्मान निधि भारत सरकार ने तय की। 12 करोड़ लोग इसका पिछले दिनों के अंदर, खासतौर पर कोविड के दौरान, इसका लाभ उठा पाए। और कोविड का जब मैं जिक्र करता हूं तो देश के विषय के अंदर लोग यूं कहा करते थे कि हिंदुस्तान के अंदर एक बार ये बीमारी फैल गई, आधी से ज्यादा जनता मर जाएगी। इनके पास बीमारी का इलाज ही नहीं, वैक्सीन ही नहीं। वैक्सीन फाइजर बनाती थी, कभी मेडोना बनाती थी, अटम पटम विदेशी कंपनियां बनाती थी, और वैक्सीन रिसर्च करने के बाद किसी को उपलब्ध करवाती थी तो ना केवल पैसा चाहती थी, लेकिन उस जमीन की धरती तक मांग रही थी। और अगर कोई खुदा ना खास्ता उससे मर जाए, वैक्सीन लगवाने के बाद उसको कुछ उलट हो जाए, तो गारंटी मांगती थी कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कानून पुलिस वाले नहीं करेंगे। ये तो उनका हाल था। और अफ्रीका के जैसे मुल्क, लैटिन अमेरिका जैसे मुल्क, एशिया के मुल्क, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वो सारे मुल्क हाथ पसार करके और उनसे मांगे थे कि भाई हमारे को कोविड का वैक्सीन दे दो, और सब नाटक मना कर दिया। और किसने सामना किया इस आपत्ति का, इस आपदा का? भारत ने अपने देश के अंदर खुद बना करके न केवल अपने लोगों को ये वैक्सीन मुहैया करवाई, लेकिन उन लोगों को भी करवाई जो लोग ठुकराए गए थे वेस्टर्न पावर्स की तरफ से, वेस्टर्न पावर्स की कंपनी की तरफ से। और आज के दिन गणतंत्र दिवस के ऊपर आप जरा सोचें कि जितने भी विश्व के बड़े बड़े मुल्क थे जो हमारे से ज्यादा समृद्ध कहलाए जाते हैं, आज उनकी जीडीपी किस तौर के ऊपर बढ़ रही है, ये जरा सोचो। अमेरिका की 2%, 3% बढ़ रही है, ब्रिटानिया की 1%, 1.5% बढ़ रही है।
यूरोपियन यूनियन की भी इसी तरह से है, लेकिन सबसे ज्यादा इकोनॉमी उन मुल्कों की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो बड़ी इकोनॉमीज वाले मुल्क हैं, बड़े मुल्क हैं, उनमें सबसे अव्वल किसी की अगर इकोनॉमी बढ़ने लग रही है कोविड की आपदा के बाद, वो भारतवर्ष की बढ़ रही है, हमारे और आपके इस मुल्क की बढ़ रही है। इसीलिए आज के दिन मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब तो 75 साल हमारे देश ने पूरे कर लिए। जो लोग हिसाब पढ़े हैं, ज्योमेट्री पढ़े हैं, उनको पता है कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है। हमने अगर इतनी उपलब्धि 75 साल के अंदर कर ली है, हासिल कर ली है, तो जब हमारा 100 का आंकड़ा पूरा होगा, 100 साल सेंचुरी हो जाएगी, इन 25 साल के अंदर कितनी भारी उपलब्धि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के माध्यम से हमारा देश कर सकता है, ये अनुमान लगाने की बात है। ये संभव तभी होगा जब हम और आप मिलकर के, नर नारी बच्चे बुजुर्ग सारे मिलकर के देश के लिए अपना अपना छोटा योगदान देंगे, जब भी हमारा मुल्क न केवल समृद्ध होगा, वह विश्व का गुरु भी होगा। धन्यवाद और जय हिंद।